गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, हमने कल की क्लास में देखा था कि आनंदी और लाल बिहारी का झगड़ा बहुत विकोप को चला गया है। श्रीखंड सिंह को लाल बिहारी अपने भाई पर गुस्सा आया है और इस गुस्से के परिणाम वह अपने पिता के सामने जाकर बोल रहे हैं कि मेरे भाई से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है, अब मैं उसके साथ एक घर में निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए मैं यह घर को छोड़कर जा रहा हूँ। यहाँ तक हमने कल के पाठ में देखा था और यह भी देखा था कि अपने आप पर उसे पछतावा हुआ है। लाल बिहारी घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है। अब कहानी की सच्चा जो है अर्थ क्या है हम सीखने वाले अब यहाँ पर है। आनंदी अपने सूझबूझ के साथ इस झगड़े को किस तरह रोक रही है। हमारी बेटियों को भी यही गुण सीखना है बच्चों। मैंने पहले ही पाठ शुरू करने के पहले बताया था कि यह पाठ क्या है, आज के समाज के हमारी बेटियों के लिए यह पाठ है। पढ़ी लिखी बेटियों से इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं और समाज के सामने एक प्रश्न है। इधर तो समाज बच्चियों को पढ़ाना चाहता है, बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन कभी किसी के घर में बेटे का विवाह हो गया है या होने वाला है तो सामने वाला पूछता है बेटे का विवाह तय किए हो, ओ क्या है, बच्ची कहाँ तक पढ़ी है, वहाँ बोलते हैं अरे डॉक्टर है, कोई बोलता है इंजीनियर है, कोई बोलता है कलेक्टर है। सामने वाला पूछता है डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, बहुत अच्छा हुआ, चलो बहुत अच्छी बहू मिली, लेकिन क्या ये आपके परिवार को संभालेगी? क्यों बच्चों, आज इस तरह समाज हमारी बेटियों पर यह प्रश्न क्यों लगा रहा है? अंदर जाकर सोचकर समझकर जब किसी परिवार के कलह को हम सुनते हैं तो एक ही बात समझ में आ रही है कि सहने की ताकत जो भगवान से हमें मिली है बच्चों, गिफ्ट के रूप में बेटियों, उसका इस्तेमाल कम हो रहा है। बेटियों को मैंने पहले भी कहा है कि पढ़ाई लिखाई, हमारा जॉब, हमारा जो भी सैलरी है वह हमारे निजी जीवन के लिए है बच्चों, हमारे परिवार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। आज समाज में रहने वाला जो भी वर्ग है, देखो हमारे सास है, ससुर है, देवर है, परिवार में जो भी हमसे बड़े लोग हैं या फिर छोटे लोग हैं, इन सबको एक ही चाहिए कि स्त्री अपने रिश्तों को निभाए, अपने जिम्मेदारियों को समझे और यह हमारा पारिवारिक जीवन है। जॉब, सैलरी, यह हमारा निजी जीवन है। इन दोनों में बहुत फर्क है बच्चों। हम ऑफिस में बहुत बड़े ऑफिसर होंगे, अच्छी पोस्ट पर होंगे, अच्छी सैलरी लेते होंगे, हमारे हाथ के नीचे बहुत सारे कर्मचारी काम करते होंगे, लेकिन ऑफिस में ही यह सम्मान को कायम रखे। इस सम्मान को ले जाकर अगर हम घर के लोगों पर थोपेंगे तो यहाँ बात बिगड़ने ही वाली है बच्चों। याद रहे कि ऑफिस में हम ऑफिसर हैं, लेकिन घर जाने के बाद हम एक स्त्री हैं जिसे माँ, बेटी, बहू, पत्नी, बहन, इन सब के रिश्तों को निभाना ही होता है। रिश्तों की गरिमा को समझना होता है। हमारे रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं बच्चों। स्त्री का जीवन एक कांच की चूड़ी की तरह होती है। इसे धीरे से पहनो, निकालो तो यह हमारे श्रृंगार की शोभा बढ़ा देती है। अगर इसमें थोड़ी सी भी हल्की सा धक्का हो जाए और उसका जोड़ टूट जाए तो टूटी हुई चूड़ी पहनना नहीं, इसलिए इसे डस्टबिन में डाल देना पड़ता है। इसलिए ऐसा बता रही हूँ कि हजारों प्रश्न हम पर लग सकते हैं। हमारे पढ़ाई लिखाई, हमारे शान शौक, हमारा अच्छाई यहाँ कहीं भी काम नहीं आती और इसलिए बताते हैं कि स्त्रियों को बहुत ही संभल कर रहना होता है। अब हम आगे देखेंगे। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीखंड सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली, कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हुए बता रहे कि जब आनंदी से क्षमा मांगने लाल बिहारी सिंह उसके कमरे के बाहर खड़ा था, उसी वक्त श्रीखंड सिंह भी उनके कमरे में आने के लिए, लेकिन भाई खड़ा है तो उसकी तरफ देखा ही नहीं, जैसे उससे बहुत घृणा करते हैं, आंखें फेर कर कमरे में आ गए। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में मन पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। बता रही मन से बहुत स्नेहा, अच्छे संस्कारों वाली है आनंदी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं अपने गुस्से में आकर मैं अपने पति को देवर की शिकायत करूंगी और इस छोटी सी बात को इतना बड़ा मानकर मेरे पति अंदर ही अंदर गुस्सा होकर अपने देव अपने भाई से ही रिश्ता तोड़ लेंगे। इसका इतना बड़ा अंजाम होगा उसने कभी नहीं सोचा था।
अब वो अपने आप को कोसने लगी यानी अपने आप पर गुस्सा होने लगी, अपने आप को गाली देने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या हो गया ये मेरे हाथ से। वह मन ही मन अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं, बता रही क्यों चाहिए था यह इतना गुस्सा। वह अगर मुझे ही डांटते थे, मुझे थोड़ा सा समाधान कर देते थे, 2-4 बातें प्यार की बोलकर, मैं मेरे भाई को डांटता हूँ अगली बार वो ऐसा नहीं करेगा, अगर बोलकर मेरे गुस्से को शांत नहीं कर सकते थे, इतना बड़ा यह निर्णय लेने की क्या जरूरत थी बोलकर सोच रही है। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे क्या करूंगी। देखो बच्चों कितनी मजेदार है, संस्कारों की बातें इसे बोलते हैं। आजकल की बेटियां, मैंने आपको कल की क्लास में, परसों की क्लास में बताया था कि आजकल एक रहने वाली बेटी के लिए माँ बाप भी एक ही लड़का, अकेला एक रहने वाला लड़का ढूंढ रहे हैं। यही अगर मैंने उदाहरण भी आपको दिया था कि हमारा भाई है, उसको हम 1-2-3 बहनें हैं और उससे शादी करने वाली लड़की भी अगर यही शर्त रखे कि हमारे लिए, हमारे लड़की के लिए एक ही अकेला एक रहने वाला लड़का हो, तो क्या परिवार में 2 भाई या 1 भाई 1 बहन, 2-3 भाई बहन रहने वाले लड़के की शादी ही नहीं होगी बच्चों। कोई उसे ऐसा ही छोड़ देगा, क्योंकि आजकल समाज में यही मांग, यही डिमांड्स रखा जा रहा है कि लड़का लड़की शादी करेगी लेकिन वहाँ नौकरी के गांव जाएगी, उसके साथ सास ससुर रह जाएंगे, वहाँ ननद देवर को उसको कोई तकलीफ नहीं देंगे। अरे जब हमारी बेटी किसी के साथ नहीं रहेगी तो रिश्तों को समझेगी कैसी, रिश्तों की गरिमा को निभाने का अवकाश उसे कैसा मिलेगा। यह माँ बाप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हम हमारे बच्चों को गलत सिखा रहे हैं। वही अगर हम पर बीता तो आज मेरा भी बेटा है, मैं अपने बेटी को देते हुए सोचूंगी कि उस घर में कोई नहीं रहे, मात्र कमाने वाला लड़का रहे और वह मेरे बेटे की हर बात मानती रहे। लेकिन मेरे ही बेटे से विवाह करने वाली बेटी अगर ऐसे जिद करे तो क्या इन शर्तों को मैं सहजता से मान सकती हूँ? यह हर बेटी के माँ बाप को सोचने वाली बात है बच्चों। हम हमारे बेटियों को कमजोर बना रहे हैं, हमें उन्हें गलत सिखा रहे हैं। लेकिन आनंदी के इस बर्ताव से आपको सीख दे रहे हैं लेखक, बता रहे हैं वो क्या सोच रही है कि अगर इतने बड़े पूरे परिवार में मैं आई हूँ, मैं सबके साथ रह रही हूँ, गुस्से में आकर अगर मुझे इलाहाबाद यानी नौकरी के गांव को चलने के लिए कहेंगे मेरे पति, तो मैं इनके साथ कैसे जा सकती हूँ? अकेली जाकर मैं वहाँ क्या करूँगी? भरा पूरा परिवार छोड़कर मैं जा तो नहीं सकती, इसलिए वहाँ डर रही है। तो कैसे क्या करूंगी? इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना, अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। बता रही कि जैसे क्षमा मांगने की बात आई तो उसे मालूम हो गया कि मैंने कितना गलत किया है, मैं इस तरह की चाली चुगली नहीं करना था, और वह रोने लगी है। क्षमा करना तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। अगर बड़प्पन किसमें है बच्चों? गलतियां करने वाले को सुधरने का एक अवकाश अगर हम जीवन में देते हैं तो बड़प्पन वही है। हमने कबीर जी के दोहे में सुना है कि क्या है, तुलसी का कविता मुझे याद नहीं है कि क्रोध करने से कुछ नहीं, बड़प्पन जो कर कर क्षमा करते हैं, जहाँ क्षमा वहाँ आप बताए, यानी क्षमा करने वाले हृदय में भगवान का निवास होता है, भगवान का ही वहाँ निवास रहने के बाद उसके मन में अच्छाइयाँ होती है, वह किसी की गलतियों को क्षमा कर उसे सुधरने का अवकाश देता है। और यह बता रही है कि जो भी कुछ थोड़ा गुस्सा रहा था वह भी कम हो गया, पानी खो जाना, निकल जाना, साफ हो जाना। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। बता रहे हैं मन कैसा है, जब मन को बहुत तकलीफ होती है तो यहाँ मन के दर्द को कम करने के लिए क्या है, रोना ही आता है, और थोड़ा सा रोने के बाद यहाँ आंखों के आंसू ही यहाँ मैल धोने का काम करते हैं। श्रीखंड को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, अपने पति को बता रही है, लाला यानी देवर। आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगी, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। बता रही कि मुझे नहीं मालूम था यह झगड़ा इतना बढ़ जाएगा, तुम दोनों स्नेह और प्यार के बंधन में बंधे भाइयों के बीच एक दरार आ जाएगी, तुम इतने जल्दी एक दूसरे से दूर हो जाएगी, यह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने तो ऐसे ही गुस्से में बोली, क्यों मेरे जीभ में कुछ दर्द नहीं हुआ, आग लगे यानी मेरे जीभ को कुछ तकलीफ हो, मैंने ऐसा झगड़ा क्यों लगाया। श्रीखंड, मैं न बुलाऊंगा, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दे। बता रही है कि आज आप गुस्से में हो, आज उसे रोक लो, गुस्से में आकर आप नहीं रोकोगे तो अनर्थ हो जाएगा।
बाद में हम पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे। क्यों? कि वह अगर घर छोड़कर चला जाएगा या गुस्से में अपने जान के साथ कुछ कर बैठेगा तो बाद में हम पछताने से काम नहीं चलेगा। श्रीखंड इतने में लाल बिहारी ने कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। दोनों बातें सुनकर उसने क्या कहा कि मैं उन्हें पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा भाई मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं भी उनको मुंह नहीं बताना चाहता। आप ही मेरा प्रणाम उनसे कह दो। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। भाभी ने तेवर को जाने से रोक लिया। जाकर झट से हाथ पकड़ लिया कि तुम हमारा घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आनंदी कहाँ जाते हो? जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। बता रही है कि घर छोड़कर कहाँ जाने वाले हो? जहाँ कोई मेरा मुंह नहीं देखे ऐसी जगह में चले जाऊंगा बोलकर बोल रहा है। मैं न जाने दूंगी। बता नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी। तुम कैसे जा सकते हो? मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। और भी ज़्यादा बुरा लगा है, मैंने भाभी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया और वह भाभी आज मुझे घर छोड़कर जाने से रोक रही है। मैं इन अच्छे लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हूँ। बता रहा है कि तुम दोनों के साथ रहने लायक मैं नहीं हूँ, मुझे जाने दो। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। बता रही कि तुम्हें मेरी कसम है, एक कदम भी अगर उठाकर, पग यानी कदम उठाकर आप आगे नहीं जाना है जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। बता रही मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तो माफ कौन करना चाहिए? जो मुझे बहुत स्नेह प्यार करते थे, आज वह मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए हैं। वही भाई अगर मुझे क्षमा कर देता है तो मात्र मैं घर छोड़कर जाने से रुक जाता हूँ। मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मेल नहीं है। बता रही है, भगवान की कसम खाकर बताती हूँ लाल बिहारी कि आज मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई भी गिला शिकवा नहीं है, कुछ भी मेल नहीं है। मैंने आपको माफ कर दिया है। अब श्रीखंड का हृदय पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब कूट कूट कर रोए। लाल बिहारी से सिसकते हुए कहा, भैया आप कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। बता रहे कि भाई इसके बाद कभी मत बोलो कि तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे, बाकी जो भी कोई दंड दोगे मुझे स्वीकार है। और जवाब में श्रीखंड सिंह कहते हैं, श्रीखंड सिंह ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा, ऐसा समय ही नहीं आएगा कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। अब इन बातों को भूल जाओ। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। पुलकित होना, खुश होना, बहुत ही प्रसन्न हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। आज अभी तक इससे पहले क्या बोल रहे थे, स्त्रियां घर को बिगाड़ देती है। आज वही ससुर को आनंदी ने अपने अच्छाई से बता दिया कि बड़े घर की बेटियों का काम क्या होता है। स्त्रियों का काम घर बिगाड़ना नहीं, घर को जुटाना, एक साथ बांध कर रखना, अपनी जिम्मेदारी, अपना स्नेह और प्यार से। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उन्हीं ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, तो इससे आपको भी बड़े घर की बेटी बनना है बच्चों। पैसों से बड़ा नहीं, मन, स्नेह, प्यार, रिश्तों को संभालने की भावुकता, होशियारी जिस स्त्री में रहती है उसे ही सुग्रहण करते हैं। सुग्रहण यानी एक अच्छी स्त्री, हर गुण से, हर अच्छे गुणों से परिपूर्ण रहने वाली स्त्री को सुगुण बोलते हैं कि बहुत अच्छी है, गुणवती है। सुंदर मन से, शरीर से नहीं रहना है बच्चों, मन से रहना है। मन की सुंदरता को ज्यादा अधिक महत्व देना है। तन की सुंदरता तो समय के अनुसार बदलने वाली होती है। आज सुंदर दिखने वाला लड़का हो या लड़की हो, वह उम्र के अनुसार धीरे धीरे सुंदरता कम होती रहती है, लेकिन मन की सुंदरता को आयु के जैसे ही बढ़ता है वैसा ही मन की सुंदरता को भी बढ़ावा देना, ये हमारा काम है। लेखक हमें यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की बेटियों से जो गलतियाँ हो रही हैं, समाज उन पर अविश्वास कर रहा है, उसको अगर मिटाना है तो हमें भी आनंदी की तरह बनना होगा। हमें भी सहने की बातें सीखना होगी, हमें भी टूटते हुए घरों को
जोड़ने का काम करना होगा, तभी तो समाज हम पर विश्वास करेगा और हमारी संस्कृति को हम आबाद रखेंगे, टूटने से बचाएंगे। तो हमने यही सीख ली है कि बड़े घर की बेटी यानी क्या, बड़ा घर यानी गाड़ी बंगला महल वाला घर बड़ा नहीं, जिन घरों में संस्कार है, संस्कृति है, बड़ों को सम्मान देना है, बच्चों को स्नेह और प्यार से रहना सिखाते हैं, उसी घर को बड़ा घर कहते हैं। तो यहाँ एक हमारा पाठ